हेलो दोस्तों, आज मैं आपको यूपी ट्रिपल एससी और लेखपाल में पूछे जाने वाले मैथमेटिक्स के युगपत समीकरण यानी साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है, और गुणनखंड, फैक्टर्स और द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन तीनों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, इस टॉपिक को कैसे लगाते हैं, इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और इनको कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसको बताते हैं आज आपको हम। इसमें देखिए, सबसे पहले समझ लें हम युगपत समीकरण होता क्या है। ठीक है, युगपत समीकरण कहते किसे हैं? तो युगपत समीकरण की जो डेफिनीशन है वो है कि एक से अधिक चरों से युक्त समीकरणों के समूह को युगपत समीकरण कहते हैं। चर का मतलब होता है जैसे वेरिएबल है, वेरिएबल जैसे मान लीजिए आपका एक्स वाई जेड है, ये वेरिएबल है। तो कोई भी ऐसा समीकरण जिसमें एक से अधिक वेरिएबल, ठीक है, के वेरिएबल से युक्त समीकरण, ठीक है, के समूह यानी कि ग्रुप को युगपत समीकरण कहते हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन एग्जाम्पल है, मान लीजिए 2x + 3y = 11, ठीक है, पहला समीकरण है, और दूसरा है 2x - y = -1, ये दूसरा समीकरण है। ठीक है, तो इसको हल करने की तीन विधियां हैं। तो पहली विधि जिसको हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करके इसको सवाल को लगाते हैं हम। और दूसरी विधि है विलोपन विधि, ठीक है, इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, इसमें एलिमिनेट करते हैं। तीसरी विधि है आपकी वज्रगुणन विधि, ठीक है, वज्रगुणन का मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके द्वारा हम सवाल को लगाते हैं। ठीक, तो पहले हम समझते हैं प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, प्रतिस्थापन कैसे करते हैं? तो जैसे आपका सवाल है 2x + 3y = 11, समीकरण नंबर 1 मान लिया। दूसरा है 2x - y = -1, समीकरण नंबर 2 मान लिया। ठीक है, तो इसमें जो है हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी 2x - y = -1 है तो 2x - y = -1 या 2x बराबर y - 1 हो जाएगा यहाँ पर से। ठीक है, 2x बराबर y - 1 हो जाएगा। ठीक, तो 2x का मान ला करके हम यहाँ पर रख देंगे, तो यानी y - 1 + 3y = 11 के हो जाएगा, या y जुड़ जाएगा, y 3y जुड़ करके 4y हो जाएगा, 4y = 1 उधर ले जाएंगे तो 11 + 1 हो जाएगा, यानी 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 4y = 12, तो y बराबर 3 हो जाएगा। ठीक, अब y का मान ला करके किसी भी एक समीकरण में रख सकते हैं हम। ठीक, तो मान लीजिए दूसरे वाली समीकरण में रख दिया y का मान 2x - y = -1, y की जगह -3 रख दिया। ठीक है, तो 2x बराबर हो जाएगा 3 - 1 यानी 2, यानी x बराबर 1 के हो जाएगा। ठीक, तो ये कहलाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी y का मान 3, x बराबर 1 आ जाएगा। ठीक, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है। ठीक है, अब दूसरा मेथड जो है वो कहलाता है विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? तो इसमें हमको एलिमिनेट करना होता है, यानी समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, तो पहले तो हम इसका कोई भी एक वेरिएबल बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, बैलेंस करने के बाद फिर इसको हल करते हैं। चूंकि यहाँ पर 2x बैलेंस है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटा देंगे, यानी सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा चिन्ह प्लस का है तो बदल जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो इसको करेंगे तो ये 2x कट जाएगा, 3y मिलकर के 4y हो जाएगा, और ये 11 1 मिलकर के 12 हो जाएगा। 4y बराबर 12 के, तो y बराबर 3 के हो जाएगा। y का मान किसी भी एक समीकरण में हम रख देंगे, तो 2x - 3 = -1 हो जाएगा। तो मान लीजिए दूसरे समीकरण में रख दिया y की जगह 3, ठीक है, तो 3 उधर ले जाएंगे तो 3 में से चला जाएगा, 2 बचेगा, 2x बराबर 2 के, तो x बराबर 1 के हो जाएगा। x का मान 1, y का मान 3, यहाँ से भी 1, यहाँ से 3 था, मान सेम रहता है। मेथड कोई भी लगाएं, मैथमेटिक्स की यही खासियत है कि सवाल हम किसी भी मेथड से लगाएं आंसर सेम आएगा। ठीक है, तीसरा मेथड जो है वज्रगुणन विधि। वज्रगुणन विधि क्या होती है? वज्रगुणन विधि को पहले हम समझ लें यहाँ पर आसानी से। तो वज्रगुणन विधि क्या होती है तो देखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन है आपकी, और इक्वेशन है आपकी a1x + b1y + c1 = 0 के। दूसरी इक्वेशन है a2x + b2y + c2 = 0 के। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, जो वज्रगुणन यानी क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होती है, तो यहाँ पर हम x, y और 1 लिख लें, और इनके जो गुणांक हैं, जो इनके जो साथ में जो ये वेरिएबल है, इसके साथ में जो कांस्टेंट हैं इनके गुणांक, इनको हम लिख लेंगे, यानी a1, a2, b1, b2 और c1, c2।
ठीक है, कांस्टेंट लिख लेंगे। एक बार इसको x वाले को और रिपीट कर लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर a1 a2 ये लिख लेंगे, ठीक है। x वाले को एक बार और रिपीट कर लेते हैं, इसके जो कांस्टेंट हैं, गुणांक हैं। अब हम x बटे जब लिखेंगे तो x वाला नहीं लेंगे हम, ठीक है, तो y वाला लेंगे। y वाला लेंगे तो यानी इसकी गुणा, ठीक, यानी b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटे इसकी गुणा c1 a2 माइनस c2 a1, ठीक है, बराबर 1 अपान, और इसकी गुणा कर लेंगे, इधर फिर आ जाएंगे वापस, तो a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। तो ये हम कर लेते हैं, इस मेथड से लगाते हैं। अब हमारा जो सवाल था वो था 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, और दूसरा समीकरण था हमारा 2x माइनस वाई इक्वल टू -1 के, 2x माइनस वाई इक्वल टू -1 के, ठीक है। अब पहले हम क्या करें कि सभी जो इधर कांस्टेंट थे इन सबको भी इधर ही ले आते हैं, बाईं तरफ पक्षांतर कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0, और 2x माइनस वाई और प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसके गुणांक लिख लें, तो x का गुणांक, y का गुणांक और 1 का गुणांक, ठीक है। तो x का गुणांक कितना हो जाएगा 2, y का हो जाएगा 3 और -1 और -11 और 1, और एक बार 2 और रिपीट कर लें, तो x बटे हो जाएगा, सवाल को लगाएंगे हम, x बटे हो जाएगा इसकी मल्टीप्लाई यानी 3, और इसकी मल्टीप्लाई माइनस का 1 इंटू माइनस का 11, ठीक है, बराबर y बटे इसकी मल्टीप्लाई माइनस का 11 इंटू 2 माइनस का इसकी मल्टीप्लाई और 1 इंटू 2 बराबर 1 अपान इसकी मल्टीप्लाई 2 इंटू -1 माइनस और इसकी मल्टीप्लाई 2 इंटू 3। इसको हल कर लेंगे, x अपान 11 एकम 11, माइनस का 11 आ जाएगा, माइनस का 8, तो माइनस का 11 हो गया बराबर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा, और y बटे -22 -2, ठीक है, बराबर 1 बटे माइनस का 2 माइनस का 6, ठीक है। यहाँ जाए x बटे माइनस का 8, y बटे माइनस का 24 और बराबर 1 अपान माइनस का 8। अब हम एक एक बराबर कर लें, पहले x वाले को इससे बराबर कर लें, फिर y वाले को इससे बराबर कर लेंगे, तो x बटे माइनस का 8 बराबर 1 बटे -8, ठीक है। इसको काट देंगे, 8 कट जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 1 के। इसी तरीके से y वाला हल कर लेंगे, तो y का जब सॉल्व करेंगे तो y बटे -24 बराबर 1 अपान -8, काट देंगे, -8 3 24, ठीक है, तो y बराबर 3। तो आंसर हमारा सेम आएगा, 1 और 3 वहाँ पर भी आया था, से भी आएगा, तो तीनों मेथड से आंसर हमारा सेम आएगा। तो ये युगपत समीकरण की खास बात है, मेथड कोई भी लगाएं लेकिन आंसर सेम ही आता है, ठीक है। युगपत समीकरण के बाद फिर दूसरा पोर्शन था आपका जो गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड को हम कहते हैं इंग्लिश में फैक्टर। तो फैक्टर जो होते हैं इसके सवाल दो तरीके से सॉल्व होते हैं, और पहला मेथड जो होता है, जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ये सवाल है आपका, तो x² प्लस 3x माइनस 18 है, ठीक। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट होता है उसके हम इस तरीके से खंड करते हैं कि जोड़ने पर यहाँ पर इसकी गुणा करते हैं, इसका जो गुणांक होता है यानी x² का गुणांक इसकी गुणा करते हैं। तो यहाँ पर 1 है, -18 गुणा करेंगे तो माइनस का 18 है। अब माइनस के 18 का मतलब ये हुआ 18 के ऐसे खंड करो कि घटाने पर 3 आए, यहाँ पर बीच वाले का, ठीक है। तो फैक्टर लगाने का यही तरीका है, जो बीच वाला होता है उसके गुणांक का आना चाहिए, चूँकि यहाँ पर माइनस है तो घटाने पर 3 आना चाहिए। तो 6 3 18, 6 में से 3 चला जाएगा, इसको 6 × 3 कर सकते हैं, 6 3 18, 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर x² प्लस 6x माइनस 3x और -18 बराबर 0 के, ठीक है। तो x कामन ले लीजिए, x प्लस 6 हो जाएगा, माइनस का 3 कामन ले लेंगे, x प्लस 6 हो जाएगा बराबर 0 के, और x प्लस 6 हो जाएगा और x माइनस 3 बराबर 0 के हो जाएगा। x प्लस 6 दोनों में कामन है तो कामन ले लिया, x माइनस 3 बचा, तो x बराबर x माइनस 3, इसका मतलब हुआ x माइनस 3 बराबर 0 या x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है, या x बराबर 3 या x बराबर -6। तो दो मान हो गए, x बराबर 3 और x बराबर -6 इसके मान हो गए, ठीक है। अब इसको दूसरे मेथड से भी हम लगा सकते हैं इस फैक्टर को, ठीक है।
18 का जो है माइनस का 18 यहाँ लिखा है, तो इसके फैक्टर का जो करेंगे 1 2 3 3, ठीक है, 1 दूना 2 3 6 3 18 ये हो जाएगा। तो इसमें एक एक करके मान पुट करेंगे और इसका मान 0 आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 18 ये 0 नहीं होगा। फिर 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 दूना 6 6 4 10, 18 घटेंगे 0 नहीं आएगा। फिर 3 रखेंगे तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, ठीक है। तो 9 में से अब 3 तिया 9, 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 18 हो गया। तो यहाँ हो गया 9 प्लस 9 माइनस 18, इसको हल कर लेंगे बराबर 0। जब हमारा मान 0 आ जाएगा तो इसका मतलब वो इसका एक मान है, ठीक है, यानी x बराबर 3 जो है वो इसका एक मान आ गया, ठीक। अब यहाँ पर 3 दूना 6, 6 भी रख सकते हैं, 3 तिया 9 भी रख सकते हैं। 9 रखने पर नहीं आ रहा, 6 रखने पर देखते हैं। तो 6 रखेंगे, 6 चाक 36, 6 तिया 18 नहीं बनेगा तो -6 रखेंगे। -6 रखेंगे तो हो जाएगा 36 माइनस 18 हल करेंगे तो बराबर 0 आ जाएगा, यानी -6 इसका एक गुणनखंड है। तो 3 और 6 मान यहाँ से भी आ जाएगा, 3 और 6 -6 का मान यहाँ आया था। तो इस मेथड से भी लगा सकते हैं गुणनखंड को, ठीक है। तो गुणनखंड लगाने का तरीका यही है, ठीक है, ये तरीका एक ये तरीका, ठीक। फिर आ जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम समझते हैं क्या होता है। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या होती है? तो द्विघात समीकरण को देखिए क्या होता है ये, ठीक। तो द्विघात समीकरण में आप देखिए, द्विघात समीकरण को कहते हैं इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के है, ठीक है। और वेयर abc जो है वो एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। abc क्या है? एक वास्तविक संख्या है, मतलब काल्पनिक नहीं है, वास्तविक है। और a बराबर 0 के नहीं है, a इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक। तो इसमें क्या बनेगा, चूँकि क्वाड्रेटिक का मतलब द्विघात, द्विघात का मतलब घाते 2 हों तो उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। अगर जो 3 हो तो त्रिघात कहलाएगी, 4 हो तो चार घात समीकरण कहलाएगी। द्विघात का मतलब 2 घातें मैक्सिमम, ठीक है। कोई भी वेरिएबल ऐसा होगा जिसकी 2 घात हो तो उस समीकरण का कहते हैं द्विघात समीकरण, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपका लिखा है y² बराबर a, तो ये भी एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। या y² बराबर 1 लिखा है तो द्विघात समीकरण हो गई, ठीक। तो ये द्विघात समीकरण कहलाती है जिसमें 2 घातें हों मैक्सिमम किसी भी वेरिएबल की, तो द्विघात समीकरण कहलाती है, ठीक। अब इसके मान कैसे निकलेंगे, तो x बराबर होता है, ये एक श्रीधराचार्य का सूत्र है। श्रीधराचार्य ने इसको ईजाद किया था, इसकी जो इन्वेंशन किया था वो श्रीधराचार्य थे, तो इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य का सूत्र। तो इसमें क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, ठीक है। तो यहाँ पर b, a और c ये क्या है दिख ही रहा आपको, ठीक। तो ये एक तरीके से कांस्टेंट है, इसके जो है गुणांक है, x² का गुणांक a, x का गुणांक b और c कांस्टेंट है। तो ये श्रीधराचार्य का सूत्र है, b माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, ठीक है। तो b² माइनस 4ac इसको हम कहते हैं बराबर d। d कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट, यानी विविक्तिकर। d को हम कहते हैं विविक्तिकर या विवेचक। तो d का मान होता है b² माइनस 4ac, ठीक है। तो इसको विविक्तिकर कहा जाता है। और इसके जो मूल होंगे यानी 2 मान जो होंगे, मान लीजिए अल्फ़ा बीटा है 2 मान, तो अल्फ़ा बराबर -b प्लस √b² माइनस 4ac/2a। एक बार हम प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे, तो माइनस लेंगे वो बीटा हो जाएगा, -b और माइनस √b² माइनस 4ac/2a, ठीक है। अब इसके 2 मूल अगर जो मान लीजिए अल्फ़ा बीटा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a भी होता है इसका मान, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, ठीक है। ये इसके 2 मान होते हैं। और अगर हमको समीकरण बनाना हो, इसी 2 मान दिए हो, अल्फ़ा बीटा दिया हो, तो समीकरण इसका बनाना हो द्विघात समीकरण, तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0, इसमें मान रख देंगे तो हमारा हल हो जाएगा, ठीक है। अब हम d के मान से पता लगाते हैं कि मूल की प्रकृति कैसे होगी, ठीक है, यानी मूल किस तरीके के होंगे। तो ये जो d हमने अभी यहाँ लिखा है b² माइनस 4ac, ये d लिखा है, तो d का मान अगर जो 0 से ज़्यादा है, d इज़ ग्रेटर देन 0, और एक पूर्ण वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग है ये मान लीजिए, तो मूलों की प्रकृति जो है परमेय होगी और असमान होगी। परिमेय और असमान, परिमेय का मतलब रेशनल, ठीक है। नंबर्स जो पढ़ाएंगे, नंबर सिस्टम जब आपको संख्या पद्धति पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको बता देंगे परिमेय संख्या कौन होती है, अपरिमेय कौन होती है, वास्तविक कौन होती है, काल्पनिक कौन सी होती है, सब संख्याएं हम आपको समझा देंगे बाद में। तभी आप इसे जान दीजिए, रेशनल नंबर जो है होगी और असमान होगी। अब मूल के जो मान होंगे -b प्लस माइनस √d/2a, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, 2 मूल हो जाएंगे, ठीक है। d अगर जो 0 से बड़ा हो, दूसरी कंडीशन ये है कि d अगर जो 0 से बड़ा हो तो और पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है।
तो मान अपरिमेय होंगे, असमान होंगे, अपरिमेय असमान तो ये होंगे, ठीक है, मतलब इरेशनल होंगे, अपरिमेय का मतलब इरेशनल और असमान का मतलब इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, और ये मान होंगे दो, ठीक है, एक प्लस ले लेंगे माइनस ले लेंगे। अगर जो डी बराबर 0 हो जाए, मान लीजिए कंडीशन हो जाए डी बराबर 0, ठीक है, तो मान परिमेय होंगे यानी रेशनल होंगे और समान होंगे, और प्रत्येक का मान होगा -b/2a, ठीक है, -b/2a, ठीक। और डी जो है 0 से छोटा हो तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ये इसकी कंडीशन है 4। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। द्विघात समीकरण की यही एक विशेषता है, इसको याद रखनी है, ठीक है, ये विशेषता को याद रखनी है। और इसके मूल पूछे जाते हैं, मूल वही मान जो होते हैं गुणनखंड, ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा इसके मान हो गए जो मूल हो गए, और अल्फ़ा का मान ये, और ये वाला सूत्र आपको याद रखना है श्रीधराचार्य का, इससे निकालना है, और डिस्क्रिमिनेंट को समझ लेना है इसमें, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई सवाल है, ठीक है, अब इसके मान निकालने हैं हमको, तो हमको ये द्विघात समीकरण है, अब इसमें मान निकालना है, तो x बराबर इसके दो मूल जो हो जाएंगे हमारे, जो अल्फ़ा बीटा है यानी अल्फ़ा बराबर -b प्लस √b² -4ac/2a, और बीटा बराबर हमने बताया था -b -√b² -4ac/2a हो जाएगा, ठीक है। अब b की जगह क्या है, यहाँ पर a की जगह क्या है, तो ये देख लीजिए आप, तो a बराबर है यहाँ पर 2, ठीक है, b बराबर है -9 ये है, और c बराबर है 10 के, ठीक है। अब इन तीनों के जो मान हैं वो ला करके इन दोनों में रख दें हम, तो -b की जगह आ जाएगा -9 प्लस √b² यानी 9 का स्क्वायर यानी 81, ठीक है, और 4ac, 4 a की जगह 2, c की जगह 10, इसको हल कर लेंगे और बटे 2a, 2 × 2, ठीक है, माइनस प्लस हो जाएगा 9 प्लस, और 81 है, 4 दूनी 8, 10 80, 81 में से 80 चला जाएगा, 1 बचेगा, 1 का वर्गमूल 1 ही आ जाएगा, बटे 4, 2 दूना 4, ठीक है, इसको हल कर लेंगे, 9 1 10, 10/4, यानी इसका मान आ गया 5/2, ठीक है। तो एक मूल इसका हो जाएगा 5/2, दूसरा यहाँ से हल कर लेंगे, तो यहाँ से हमारा जो आ जाएगा वो 9 माइनस इसका मान तो ये हमारा 1 आया था, तो 1 रख लेंगे यहाँ पर, 2 × 2 यानी 8/4, काट देंगे तो 2 यानी 2, तो दूसरा मूल आ गया 2 और एक मूल आ गया यानी अल्फ़ा आ गया 5/2, तो 2 आंसर ये हो गया। अब हम अगर जिसको उससे लगा लें गुणनखंड से, ठीक है, गुणनखंड मेथड से भी लगाएं तो भी हमारा आंसर वहीं आएगा सेम, ठीक। जैसे लिखा है 2x² - 9x + 10 = 0 के, ठीक, तो इसके गुणनखंड मेथड यही होता है, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 10 प्लस का 2 है, 10 दूना 20, यानी 20 के ऐसे खंड करो कि जोड़ने पर, अगर जो यहाँ पर मान आपका प्लस आता है तो जोड़ने पर, और अगर जो माइनस आता है तो घटाने पर होना चाहिए गुणनखंड, ठीक है। तो 20 के ऐसे खंड करो कि जोड़ने पर 9 आए, ठीक है, तो 4 × 5 हो जाएगा, 4 + 5 9 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2x² - 4x - 5x + 10 = 0 पे, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 2x कॉमन ले लेंगे, x - 2 बचेगा, यहाँ पर माइनस का 5 कॉमन ले लेंगे तो x - 2 बचेगा बराबर 0 के, x - 2 कॉमन आ जाएगा तो 2x - 5 बचेगा बराबर 0 के, यानी x बराबर 2 के, 2x बराबर 5 के, एक बार ये 0 होगा, एक बार ये 0 होगा, ठीक है, तो ये 0 होगा तो x बराबर 2 आ जाएगा, ये 0 होगा तो 2x बराबर 5 के, यानी x बराबर 5/2, मान आपका सेम ही आएगा 5/2, 2 5/2 2, ठीक है, चाहे भी जिस भी मेथड से लगाएंगे। तो मैथमेटिक्स की ये बहुत अच्छी खूबसूरती है, बहुत अच्छी बात है कि मेथड कोई भी लगाएं आंसर एक ही आता है इसमें, ठीक है, आंसर डिफरेंट नहीं होता। तो इस चैप्टर में इतना ही, और हम जब मैथमेटिक्स आपको पढ़ाएंगे तो इसमें पार्ट 1 वीडियो जो हमारा रहेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। तो पार्ट 1 में जो हम आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे, टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्या है, एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट समझाएंगे, और पार्ट 2 में आपको जो है वो प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है, उस चैप्टर पे आधारित प्रैक्टिस वाले सवाल जितने भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं वो कराएंगे। तो पार्ट 2 में हम आपको उस चैप्टर की प्रैक्टिस कराएंगे, और पार्ट 1 में आपको कॉन्सेप्ट और उसका एग्जाम्पल से समझाएंगे, ठीक है। तो दोनों पार्ट आप देखिएगा, और देखने के बाद जो हमारा वीडियो है उसको आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो भी हम वीडियो डालेंगे आपके पास आ जाएगा, ठीक है। दैट्स इट, आज इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक, दैट्स इट। अच्छा, स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है, अगर जो
उनको कोई समस्या है किसी भी टॉपिक पर, तो वो हमको कमेंट से भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट या व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। इफ़ एनी वन हैज़ एनी प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक कैन आस्क थ्रू व्हाट्सएप और कमेंट, ठीक, दैट्स इट।